बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो बेसिक्स प्रॉब्लम थे जो कि पूरे रिलीज प्रोसेस के अंदर हमें फेस करने पड़ते हैं, तो उनको हमने डिस्कस किया और फिर हमने एट द एंड ये कहा था कि इन सारे प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन है वो डेवऑप्स। तो आज हम ऑफिशियली ज़रा डेवऑप्स को देखने जा रहे हैं कि डेवऑप्स की डेफिनेशन देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली व्हाट इज डेवऑप्स। तो सबसे पहले तो आप जानते हैं मुझे। तो बिफोर दिस कि हम डेवऑप्स को प्रॉपरली डिफाइन करें, हम कुछ प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स हैं। तो जिस तरह हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम भी इसी से रिलेटेड था कि हम डेवऑप्स के प्रिंसिपल्स को सीखें और उसमें देखें कि ये कंपनीज के अंदर या रियल वर्ल्ड के अंदर इनकी इम्प्लीकेशंस क्या है। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि प्रिंसिपल्स कौन से हैं। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज एलिमिनेट वेस्ट। तो जब आप डेवऑप्स अप्लाई करेंगे तो एक्चुअली देर आर 7 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवऑप्स। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है एलिमिनेट वेस्ट। तो अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले देखें कि डोंट कोड मोर फीचर्स देन नीडेड। ठीक है, तो ये एक बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आपका प्रिंसिपल है कि आपने जो चीज़ें जो फीचर्स रिक्वायर्ड हैं सिर्फ उन्हें ही कोड करें, उन्हीं की डेवलपमेंट करें। जो इसके अलावा हैं यानी कि जो नहीं चाहिए फिलहाल उनको कोड ना करें, क्योंकि आपका टाइम उन पे इन्वेस्ट होगा या उनका टाइम आपका उन पे वेस्ट होगा। तो जिनकी अभी फिलहाल फर्स्ट रिलीज के अंदर ज़रूरत ही नहीं है, तो आप अगर उनकी डेवलपमेंट पे लग गए तो इसका मतलब है कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट कोडिंग मोर फीचर्स देन नीडेड। तो जितने ज़रूरत हैं उतने ही कोड करें। तो मिनिमाइजिंग हैंड ऑफ्स एंड really not producing anything that is of low value or no value। तो इसमें एक तो हैंड ऑफ्स को मिनिमाइज करना चाहिए। हैंड ऑफ्स का मतलब क्या है कि लेट्स से एक बंदा एक काम कर रहा है, तो जब वो बंदा अपना काम किसी दूसरे को डेजिग्नेट करता है, यानी कि पहले एक काम मैं कर रहा था और मैंने कहा कि अच्छा अब मैं इस पे मजीद काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, तो अब मेरी जगह ये काम आप करेंगे। तो इसका मतलब दिस इज हैंड ऑफ, कि मैंने अपना काम आपको डेजिग्नेट कर दिया, यानी कि आपको हैंड ओवर कर दिया और आप अब उस पर काम करें। अब जाहिर है जब आप उस पर काम करें तो सबसे पहले तो आप वो वाला काम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो मैंने किया हुआ। तो अगर आपको उसको सीखते हुए, लर्न करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कितना टाइम लगता है, जाहिर है वो जितना भी टाइम आपका लगेगा वो वेस्ट ऑफ टाइम। तो आप लेट से अगर आपने टेक ओवर किया था और कुछ टाइम के बाद, 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद या 3 मंथ के बाद आप भी कंपनी छोड़ के चले गए, और या आपको कोई और प्रोजेक्ट मिला और आप उस प्रोजेक्ट पे काम करने लग गए, और ये जो करंट प्रोजेक्ट जिस पे आप काम कर रहे थे ये आपने किसी और बंदे को हैंड ओवर कर दी, तो अब इट्स मीन देयर इज अनदर हैंड ऑफ। तो अगर ये ज्यादा से ज्यादा हैंड ऑफ होंगे तो जाहिर है जो लोग इस काम को आगे कंटिन्यू करेंगे उन्हें पहले चीज़ों को समझना पड़ेगा, तो अपना टाइम उस पर लगाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा टाइम है वो लग रहा है कि जो एक्चुअली इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो जो कि आपके रिलीज प्रोसेस को अगेन स्लो करता है। तो इसलिए सबसे मेक श्योर ये करना है कि आपने सिर्फ उतने ही फीचर्स कोड करने हैं जितने रिक्वायर्ड हैं, उनसे ज़्यादा नहीं करना। और दूसरा ये कि आपने हैंड ऑफ्स को मिनिमाइज करना होता है ताकि वो चीज़ें जो लो वैल्यू की हैं, आप नंबर वन, एक चीज़ तो ये कि आप उनको रिड्यूस कर सकें। और हैंड ऑफ जो कि आपके टाइम को वेस्ट कर रहा होता है, जो कि एक बंदे से दूसरे बंदे के दरमियान जो अंडरस्टैंडिंग का एक प्रोसेस होता है, तो उस पर जो टाइम लगता है तो उसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इट्स मीन, तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि जिस भी तरह का आपका वेस्ट ऑफ टाइम है आप काइंडली उसको एलिमिनेट करें। जो दूसरा जो प्रिंसिपल है वो ये है कि बिल्ड क्वालिटी इन। तो अब जिस तरह एक बंदे की जो एडवर्ड साहब हैं, इनकी एक कोटेशन है कि क्वालिटी इज एवरी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब
अगर देखा जाए और हम पूरे रिलीज प्रोसेस में अगर देखें तो हम डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, फिर हम डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं, फिर हम सिक्योरिटी चेक्स वगैरह में इन्वॉल्व हैं, फिर हम ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। तो ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं, इसमें ये नहीं है कि क्वालिटी सिर्फ डेवलपर का काम है या सिक्योरिटी वाले बंदे का काम है या सिर्फ ये टेस्टर का काम है तो वो क्वालिटी को इंश्योर करेगा, या ये ऑपरेशन वाला बंदा इसको इंश्योर करे। ये हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवन के वो बंदा जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये उस बंदे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर वो बंदा जो इस किसी भी प्रोजेक्ट में एज अ स्टेक होल्डर काम करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने डे वन से जो क्वालिटी है उस पे फोकस करना है और क्वालिटी को इंश्योर करने की जो जो भी उसकी कैपेसिटी में काम आता है उसको इंश्योर करना है। तो वेरीफाई दैट क्वालिटी इज बिल्ट इनटू द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, कि जो आप प्रोसेसेस यूज करेंगे किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने में, उन प्रोसेसेस के अंदर भी क्वालिटी होनी चाहिए। और उसके नतीजे में जो आपकी प्रोडक्ट डेवलप होगी उस प्रोडक्ट के अंदर भी आपकी क्वालिटी होनी चाहिए, और ये क्वालिटी आपने डे वन से स्टार्ट करनी है। ये नहीं है कि पहले कुछ प्रोडक्ट बना लेते हैं और फिर हम इसमें क्वालिटी लेकर आएंगे, तो आपने डे वन से ही क्वालिटी का ख्याल रखना है। तो ये दिस इज द सेकंड प्रिंसिपल ऑफ डेवऑप्स। थर्ड ये कहता है कि क्रिएट नॉलेज। आज इट्स आल्सो नोन एज कि एम्पलीफाइंग लर्निंग, ये अपनी लर्निंग को इंक्रीज करें, कि नया नॉलेज जो है वो सीखते रहें और उसको अप्लाई करते हैं, कि डेवलपमेंट इज कांस्टेंट लर्निंग। तो एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जब हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो हमें एक कॉन्स्टेंटली लर्न करना होता है, चीज़ों को सीखना होता है और फिर उनको अप्लाई करना होता है। नए नए टूल्स हमें सीखने हैं, नए नए प्रोसेसेस सीखने हैं, नए नए मेथड्स हमें सीखने हैं, नई एल्गोरिदम्स हमें सीखनी है, ताकि हम एप्लीकेशन को जो भी एप्लीकेशन जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको बेटर से बेटर कर सकें, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ उसकी परफॉर्मेंस और बाकी सब चीज़ों के लिहाज से। और इसी तरह जो फीडबैक लूप्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दिस प्रिंसिपल, कि आपको फीडबैक लाजमी चाहिए होता है, कि अगर आपको फीडबैक प्रॉपरली और टाइमली मिल रहा हो तो आप नई नई चीज़ें अप्लाई करते हुए, क्योंकि आपको नए नए इश्यूज पता चल रहे होंगे, उन नए इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, नए टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, उन टूल्स को सीखने के बाद अप्लाई करेंगे और नए वर्जन जो है वो एक अच्छी क्वालिटी की के डेवलप हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपकी लर्निंग जितनी ज़्यादा होती जाएगी, जो प्रोसेसेस हैं वो उतने बेहतर होते जाएंगे, आपकी एप्लीकेशंस की जो उन प्रोसेसेस के नतीजे में जो आपकी एंड प्रोडक्ट बनेगी या आपकी एप्लीकेशन बनेगी वो भी एक क्वालिटी की प्रोडक्ट बनेगी। तो जाहिर है इसके अंदर आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और आप जो इश्यूज आते हैं, जाहिर है उन इश्यूज की वजह से आप की लर्निंग हो रही है, क्योंकि आप नए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं और जब जब आप प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं तब तब आप नई नई चीजें सीखते हैं। तो फोर्थ प्रिंसिपल इज डेफर कमिटमेंट। तो मेक श्योर द डिसीजंस आर मेड एट द राइट टाइम। ये बड़ा आपने ख्याल रखना है कि राइट टाइम के ऊपर आपकी जो डिसीजंस हैं वो आप फॉर्म कर रहे हो या डिसीजन ले रहे हो, और आफ्टर एनालिसिस एंड कंसिडरेशन हैव बीन मेड। ये बात बड़े ध्यान से देखनी है कि जब आप एनालिसिस वगैरह करें और बहुत सारी चीज़ें जो भी फैक्टर्स हैं जिनको आपने कंसीडर करना है उन फैक्टर्स को सामने रखते हुए राइट टाइम के ऊपर अगर आप डिसीजंस कर रहे होंगे तो आपकी एप्लीकेशन को जाहिर है रिलीज प्रोसेस में भी और उसकी क्वालिटी में भी एडवांटेज होगा। अगर आपके डिसीजंस लेट होंगे तो जाहिर है चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होंगी। डिलेइंग डिसीजंस कैन बी अ वैल्यूएबल एक्सरसाइज। अच्छा, सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ कई दफ़ा आपने डिसीजंस को अगर आप डिले कर लें थोड़ा तो सम टाइम उसमें ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि आप अ, जो 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 चीज़ें ज़्यादा क्रिटिकल हैं उनके ऊपर आपने राइट टाइम पे डिसीजन लेना होता है, लेकिन जो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं, तो अगर आप उनमें कुछ डिसीजंस को थोड़ा सा डिले भी कर दें तो उसमें भी समटाइम ऐसा फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इट अलाउज यू टू टाइम टुगेदर, कि आप जिस भी चीज़ को जिस भी चीज़ के लिए या जो इतनी वैल्यूएबल चीज़ नहीं है या वो क्रिटिकल चीज़ नहीं है, आप उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गैदर करें, उस पर थोड़ी डिस्कशन करें लोगों के साथ, और फिर उसके बाद आप हो सकता है एक ज़्यादा बेटर डिसीजन के ऊपर पहुँचें।
क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप हरी में अगर डिसीजन लेते हैं तो वो उल्टा आपको ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम में ले जाते हैं। तो इसलिए समटाइम आप अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि कई दफ़ा आपको डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं और राइट टाइम पर लेने पड़ते हैं, लेकिन कई दफ़ा आप सम डिसीजंस को थोड़ा डिले करते हैं और फॉर बेटरमेंट। तो ये भी प्रोसेस, ये भी एक प्रिंसिपल है। और जाहिर है ये आप टाइम टू टाइम सीखते हैं। ये आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो तब आप ये सीखते हैं कि किन चीज़ों पे डिसीजन टाइमली लेना चाहिए और किन चीज़ों पे डिसीजन जो है वो हम डिले कर सकते हैं। तो ये एक ट्रेड ऑफ है, तो इसका हमें थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ। अच्छा, पांचवा प्रिंसिपल इज डिलीवर फास्ट। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंश्योर फीडबैक रिसीव्ड अर्ली एंड ऑफन। तो एक एक इस बात का ख्याल रखना है कि आप जितनी जल्दी डिलीवर करेंगे उतनी जल्दी आपको उस एप्लीकेशन से रिलेटेड फीडबैक मिलेगा। और अगर आपको फीडबैक ज़्यादा जल्दी और बार बार मिले तो दिस इज बेटर, क्योंकि ये हमें अलाउ करता है कि हम डेवलपमेंट के दौरान अगर किसी किस्म की करेक्शंस की ज़रूरत है तो हम उन करेक्शंस को जल्दी से जल्दी परफॉर्म कर सकें। क्योंकि अगर हमें फीडबैक लेट मिलेगा तो जाहिर है जो भी अगर उसमें प्रॉब्लम्स है तो वो प्रॉब्लम्स की करेक्शन जो है वो भी लेट होगी। इसलिए वी मेक श्योर कि हमें टाइमली फीडबैक मिलता रहे। और इसी तरह स्मॉलर बैचेस अलाउज यू टू डिलीवर फास्ट। और अगर हम बहुत बड़े बड़े यानी कि हमें पता चला कि 50 आपके जो बग्स हैं या करेक्शंस हैं वो होने की ज़रूरत है, तो बजाय इसके कि आप 50 जो हैं जो बग्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनको एक गो में पहले आप उनको ठीक करें और फिर उन 50 को रिलीज करें, या उन 50 की प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट या बग्स के अगेंस्ट जो आपने उसको करेक्ट किया है, तो आप उसको रिलीज करें, बजाय इसके कि आप एक इतने लंबे गैप के बाद, क्योंकि आपका उस पर टाइम लग जाएगा और गैप आएगा, तो इस लंबे गैप के बाद आप उसको रिलीज करें। तो बेहतर ये है कि आप उनको स्मॉल बैचेस में रिलीज करें। मसलन आप कहें कि हम 10 to 15 जो हैं वो बग्स जो हैं उनको पहले रिजॉल्व करेंगे और फिर हम उनको डिलीवर करेंगे। तो इससे ये होगा कि एटलीस्ट जो 10 से 15 आपके प्रॉब्लम हैं जो कि ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके थे, वो करेक्ट होकर आपके यूज़र तक पहुंच चुके होंगे और यूज़र एटलीस्ट उनको यूज़ कर रहा होगा और आप मेन टाइम पे अगले 10 से 15 पे काम कर रहे हैं। तो इस तरह करते करते आपकी जो एप्लीकेशन है वो जल्दी से जल्दी एंड यूज़र तक पहुंचेगी। तो इस बात का आपने ख्याल रखना होता है। तो और इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि अगर अगेन आपने वो जो 15 प्रॉब्लम्स ठीक की थी, अगर उनमें भी स्टिल देर इज सम मिस्टेक, तो वो अगेन आपको दोबारा दोबारा से फीडबैक मिल जाता है और आप उस फीडबैक की मदद से उनमें से भी अगर कोई प्रॉब्लम आई हुई है तो उनको भी अर्ली टाइमली करेक्ट कर लो। तो इसलिए डिलीवर फास्ट, ताकि आपको फीडबैक जो है वो जल्दी मिले। और सिक्स प्रिंसिपल इज रिस्पेक्ट पीपल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तो पीपल आर द सेंटर ऑफ डेवऑप्स एंड लीन। एक लीन प्रोसेस होता है, ये मैन्युफैक्चरिंग मैनेज जो इंडस्ट्री है उसके अंदर इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और सॉफ्टवेयर जो इंडस्ट्री है वो डेवऑप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती है। तो इस इन दोनों जो आपके प्रोसेसेस हैं या कल्चर्स कह लें, इनके अंदर जो लोग होते हैं दे आर द सेंटर पॉइंट। तो लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए रिस्पेक्ट फॉर पीपल इन योर कल्चर ये होना बड़ा जरूरी है कि आपके कल्चर के अंदर जितने भी या आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सब का एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे के जो जैसे सजेशंस हैं उनकी रिस्पेक्ट करना और उनको वैल्यूएट करना, क्रिटिकली वैल्यूएट करना कि अच्छा इसमें हो सकता है पॉजिटिव चीज़ें भी हों और हो सकता है समटाइम उसमें प्रॉब्लम भी आते हैं। तो डेवऑप्स के अंदर ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम नए आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं या नए आइडियाज़ को इनकरेज करते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है उससे कुछ इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। लेकिन एटलीस्ट अगर इम्प्रूवमेंट ना भी आए तो समटाइम हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं दे आर नॉट सूटेबल, तो इनको हमने नेक्स्ट टाइम किसी भी और एप्लीकेशन के लिए रिपीट नहीं करना या उनको यूज़ नहीं करना। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है। नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइज द होल। ये
जो प्रिंसिपल है ये हमें कहता है कि मेक श्योर कि आप अपने लोकल लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जो पूरी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो एक डेवलपर अपने लिहाज से सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन ना करता रहे, टेस्टर अपने लिहाज से ना करता रहे, सिक्योरिटी वाला बंदा अपने लिहाज से ऑप्टिमाइजेशन ना करता रहे, ऑपरेशन वाला अपने लिहाज से ना करता रहे, बल्कि एज अ होल सिस्टम, एज ए होल इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी लोग इस एप्लीकेशन की डेवलपमेंट और ऑपरेशन और टेस्टिंग और सिक्योरिटी में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है पूरी एप्लीकेशन की, ये एज ए होल करनी चाहिए, कि इंटायर सिस्टम की ऑप्टिमाइजेशन करनी चाहिए, बजाय इसके कि एक एक प्रोसेस की या अपने अपने लोकल काम की ऑप्टिमाइजेशन करें। तो ये थे चंद प्रिंसिपल्स जिन को एड्रेस किया जाता है कि भाई जब भी आप डेवऑप्स यूज करेंगे तो इन प्रिंसिपल्स को आपको फॉलो करना चाहिए। तो अब हम जरा देखते हैं कि डेवऑप्स क्या है। तो डेवऑप्स को आज हम प्रॉपरली या ऑफिशियली देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज डेवऑप्स। तो डेवऑप्स सबसे पहले तो कोशिश क्या करता है, हमने जिस तरह पिछले दो सेशंस के अंदर देखा था कि हमारे पास जो रिलीज प्रोसेस है उसके अंदर बहुत सारे रोड ब्लॉक्स होते हैं। तो लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने उन रोड ब्लॉक्स को जिक्र भी किया था और हमने देखा था कि किस किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं। तो उन रोड ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए डेवऑप्स को इंट्रोड्यूस किया गया, या डेवऑप्स असल में जो इस पूरे सिनेरियो में, इस पूरे सीन में आया है, वो इन रोड ब्लॉक्स को रिमूव करने के लिए आया है। तो इससे फायदा क्या होता है कि एक तो ये फुली ऑटोमेटेड हो जाता है पूरे प्रोसेस में, ये जितने भी प्रोसेसेस हैं ये इन सब को हम ऑटोमेट करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थे या ज़्यादातर रिलीज टाइम में जो डिले आ रहे थे, वो इस वजह से आ रहा था क्योंकि हम बहुत सारे काम मैन्युअली कर रहे थे। तो डेवऑप्स सबसे पहले हमें ये कहता है कि आपने मैन्युअली चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैन्युअली हैं इनको आपने ऑटोमेशन से रिप्लेस करना है। और जो दूसरा है वो ये कि स्ट्रीमलाइंड प्रोसेसेस हैं आपके, तो आपके स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस होने चाहिए, कि आपके जो प्रोसेस हैं वो स्ट्रीमलाइन। तो व्हाट इज डेवऑप्स। तो एक्चुअली जो डेवऑप्स है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स। तो पहली चीज जिसे हम कहेंगे कि जो कि पिलर है डेवऑप्स का, वो है कल्चरल फिलोसफीज। दूसरी चीज इज द प्रोसेसेस जो कि इस पूरे डेवऑप्स के सीन में इन्वॉल्व हैं। और तीसरी चीज जो टूल्स। तो ये तीन ऐसे पिलर्स हैं जो कि हमारे डेवऑप्स का हिस्सा होते हैं, या यूं कह लें कि डेवऑप्स की जो इमारत खड़ी हुई है, इसके ये तीन मेन पिलर्स। तो ये तीनों कौन से हैं जी, आपके कल्चर है सबसे पहले तो ये कि लोग, कि आपका डेवऑप्स जो है ये एक कल्चर है जो इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर आपने डेवलप करना होता है। फिर उस कल्चर को प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन करने के लिए प्रोसेसेस डिफाइन करने होते हैं, और फिर उन प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए या उन प्रोसेस की मदद से जो आपने एंड रिजल्ट अचीव करने हैं, तो वो उनके लिए आप टूल्स का इस्तेमाल करें। So basically, DevOps is a work culture primarily centered around collaboration, communication and integration among the development teams। ये जितनी भी टीम्स हैं जो कि इस आपकी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं, जिस जिस तरह के भी लोग इन्वॉल्व हैं, उन सब के दरमियान कोलेबोरेशन होनी चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए और इंटीग्रेशन होनी चाहिए। It was introduced to address the disconnects primarily between the development, operations and quality assurance team। ये जो तीन टीम्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस के, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस और क्वालिटी एश्योरेंस की, जो टेस्टिंग वगैरह करती है, तो ये तीन ऐसी टीम्स हैं जो कि सबसे ज्यादा एक एप्लीकेशन में, एक एप्लीकेशन के डेवलप होने में और उसको डिप्लॉय होने में और क्वालिटी की एप्लीकेशन बनाने में ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इनके दरमियान जो डिसकनेक्ट्स हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ये जिक्र किया था कि ये जितनी भी टीम्स होती हैं ये इंडिविजुअली काम कर रही होती हैं, तो इनके दरमियान एक बहुत बड़ा गैप होता है, या ये आपस में इकट्ठी इन कोलेबोरेशन नहीं होती। तो डेवऑप्स कहता है कि इनके दरमियान कोलेबोरेशन का होना मस्ट है। जैसे ही आप इनमें कोलेबोरेशन करेंगे, कम्युनिकेशन इंक्रीज करेंगे इनकी आपस में, तो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बड़ी हद तक और फास्टली ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब डेवऑप्स की कुछ कोर वैल्यूज हैं, ये हमें पता होनी चाहिए। और इन कोर वैल्यूज में लिटरेचर के अंदर दो तरह की कोर वैल्यूज को जिक्र किया जाता है, लेकिन ये इनमें से बहुत सारी चीजें जो हैं वो आपस में ओवरलैप करती हैं।
तो इनमें से एक जो कोर वैल्यू जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैम्स कहते हैं, तो कैम्स स्टैंड फॉर सी फॉर कल्चर, ऑटोमेशन, मेजरमेंट एंड शेयरिंग। तो कहा जाता है कि आपने कल्चर डेवलप किया, चीज़ों को ऑटोमेट किया, फिर उनको मेजर किया और उनकी शेयरिंग की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरह जो दूसरा कोर वैल्यूज हैं जो लिटरेचर में आई हैं, उन्हें कॉम्स कहते हैं। तो ये बिल्कुल पहले वाले से मिलती जुलती हैं, कि जिसमें आपका कल्चर है, ऑटोमेशन है, और थर्ड जो चीज़ इसमें एक एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस हुई है वो लीन है, और फिर अगेन मेजरमेंट है और शेयरिंग। तो ये लीन का जो प्रोसेस है, या लीन कह लें कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो वेस्ट होती हैं, जो ऐसी चीज़ें जो कि आपके प्रोसेस के अंदर टाइम को वेस्ट करती हैं या आपकी एफर्ट्स को वेस्ट वेस्ट करती हैं, हर वो चीज़ जो कि आपकी रिलीज प्रोसेस में डिले पैदा कर रही है और वो एक्चुअली इट इज़ अ वेस्ट, तो उसको रिमूव करना ये लीन के प्रोसेस में आता है। तो इसलिए ये जो कोर वैल्यूज हैं, ये समझ आना बड़ा ज़रूरी है। इनको हम और भी बेहतर तरीके से इस तरह देख सकते हैं कि ये जो कोर वैल्यूज है, डेवऑप्स इज अबाउट इम्प्रूविंग कल्चर, कि आप डे बाय डे कल्चर इंप्रूव करते हैं। ये बिल्कुल सडन चेंज नहीं होता, इसमें आप स्लोली स्लोली चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। और फिर आप सेटिंग अप ऑटोमेशन वेयर इट मेक सेंस, कि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है और हम देखते हैं कि बहुत सारे काम जो हम के मैनुअली कर रहे हैं, और जहाँ हम इन चीज़ों को या इन स्टेप्स को या इन टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं, तो हम वहाँ ऑटोमेशन को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर हम जो लीन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनको अप्लाई करते हैं, जिसमें हमारी यही कोशिश होती है कि जितने भी वेस्ट वगैरह हैं, जो कि हमारे टाइम को ऐसे ही वेस्ट कर रहे होते हैं, हम उनको किसी तरह रिमूव करें। और फिगरिंग आउट इफेक्टिव वेज टू मेजर आवर एफर्ट्स। तो उसमें हम ये देखते हैं कि अच्छा, ये जितने भी हमने कल्चर चेंज किया, चीज़ों को ऑटोमेट किया, वेस्ट वगैरह को निकाला, तो फिर हम इसको मेजर भी करते हैं कि ये जितने भी हम एफर्ट कर रहे हैं, तो इससे कुछ अचीव भी हो रहा है कि नहीं। मेजरमेंट इन द सेंस के पहले हम जो एक एप्लीकेशन डेवलप करने में कि इतने नंबर ऑफ डेज लगाते थे, या फिर उसको टेस्ट करने में इतना टाइम लगाते थे, ऑपरेशन परफॉर्म करने में इतना टाइम और इतने डेज लगाते थे, इतने आवर्स लगाते थे। तो हम फिर मैयर करते हैं कि ये इतनी सारी चीज़ें करने के बाद, ऑटोमेशन करने के बाद और लीन वगैरह के प्रिंसिपल अप्लाई करने के बाद, क्या अभी भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं है। तो जब आप कुछ पैरामीटर्स की बेस पे मेजरमेंट करते हैं, तो फिर आपको आइडिया होता है कि क्या वाकई इम्प्रूवमेंट आई है या बल्कि नेगेटिव इम्प्रूवमेंट आई। तो फिर उसकी बेस पे हम जो डिफरेंट आइडियाज़ हैं उनको आपस में शेयर करते हैं, और इससे बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि ऑलरेडी हो सकता है किसी ने सॉल्व की हो, तो अगर आप आपके साथ कोई आइडिया शेयर करें जो कि किसी और ने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, तो आपका मसला सॉल्व हो जाता है। और अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया और आप आइडियाज टीम के साथ और लोगों से डिस्कस करें, तो हो सकता है किसी और का मसला सॉल्व हो जाए। तो बेसिकली जो कॉम्स है जो कैम्स है और कॉम्स जो हैं, इनके जो कोर वैल्यूज हैं वो यही हैं कि आपने कल्चर को इम्प्रूव करना है, चीज़ों को ऑटोमेट करना है, लीन प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं, अपनी एफर्ट्स को मेजर करते रहना है, और आइडियाज को शेयर करते रहना है। तो इस पूरी अब इसमें अगर आप देखें, तो इसमें सबसे पहले तो आपकी कोलेब्रेशन हो रही होगी, फिर इसी तरह आपकी कम्युनिकेशन बढ़ेगी। तो जैसे जैसे ये चीज़ें आपकी इंक्रीज होती जाएंगी, तो आपके जो रिलीज प्रोसेस है उसमें सिग्निफिकेंट एक डाउन टाइम आता जाएगा, यानी कि वो कम से कम होता जाएगा। तो जिसमें आपकी एप्लीकेशन जो है वो जल्दी और टाइम पर डिलीवर होती जाएगी। तो ये बेसिकली यूँ कह लें कि डेवऑप्स का मेन थीम है। अब डेवऑप्स का एक पूरा लाइफ साइकिल है, जिसमें हमने लास्ट टाइम भी इसकी एक डायग्राम सी देखी थी, तो आज उसको हम दोबारा देख लेते हैं कि जो डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है, इसमें मेनली दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। एक डेवलपमेंट वाला पोर्शन, और दूसरा ऑपरेशंस का पोर्शन, ऑप्स का जिसे पोर्शन कहते हैं। तो नॉर्मली जो डेवलपमेंट का पोर्शन है वो प्लान से स्टार्ट होता है। तो प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट, रिलीज, डिप्लॉय, ऑपरेट एंड मॉनिटर। तो अब हम जरा इनको ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि हर फेज में क्या कर रहे होते हैं और क्या एक्टिविटीज हम जैसे परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो फेज है वो प्लान है। तो प्लान के अंदर क्या करते हैं, आइडेंटिफाई द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड कलेक्ट एंड यूजर फीडबैक। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपने क्या किया, कि जैसे हमने
आपको याद है कि जब हमने SDLC देखा था, तो उस SDLC के प्रोसेस में हमने, या उसके डिफरेंट फेजेस थे, तो उसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग थी और इसके अलावा डिज़ाइन वगैरह था। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, वो अगर हम उन सब को इस लाइफ साइकिल के साथ मैप करें, तो जो प्लानिंग का फेज है, तो इसमें हमारे चंद दो तीन फेजेस आ जाते हैं, जिसमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग, फिर उनका एनालिसिस और डिज़ाइन वगैरह, जो आप सिस्टम डिज़ाइन मैनेज क्रिएट करते हैं। इसी तरह फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स वगैरह अगर आप बनाते हैं, तो ये दो तीन जो फेजेस हैं, ये आपके इसी प्लान के अंदर कवर हो जाते हैं। और जाहिर है इसका फायदा यही होता है कि आपने बिजनेस रिक्वायरमेंट ली और यूजर से फीडबैक वगैरह कलेक्ट किया। अच्छा, अब क्रिएट अ प्रोजेक्ट रोड मैप टू मैक्सिमाइज द बिजनेस वैल्यूज एंड डिलीवर द डिजायर्ड प्रोडक्ट ड्यूरिंग दिस स्टेज। अब प्लानिंग के दौरान तो सबसे, जिस तरह हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं, तो पूरा हमें प्रोजेक्ट का रोड मैप बनाते हैं कि हम कौन कौन से फेजेस में इस पूरे प्रोजेक्ट को डिवाइड करेंगे और इसमें हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। यानी कि अगर हम फिजिबिलिटी के लिहाज से, रिसोर्सेज के लिहाज से देखते हैं, कितने बंदे चाहिए, कौन से हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, कौन से सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज चाहिए, ये सारी चीज़ें हम प्लानिंग करते हैं। आपने एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सुना होगा, तो यूं कह लें कि ये जो प्लानिंग का फेज है, दिस इज ऑल अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। ये चीज़ों को हम मैनेज कैसे करेंगे, चेंजेस आएंगी तो चेंजेस को मैनेज कैसे करेंगे, और वो सारी चीज़ें इसी के अंदर इंक्लूड है। जब हम प्लानिंग कर लेते हैं, तो प्लानिंग के बाद हम डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। तो डेवलपमेंट में फिर हमने कोड किया, एप्लीकेशन को कोड करते हैं। तो जो डेवलपमेंट टीम है, वो डिफरेंट टूल्स और प्लगइन्स को यूज़ करती है ताकि उनका जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। और जाहिर है ये टूल्स एंड प्लगइन यूज़ करने का हमें फ़ायदा ये होता है कि हम डिफरेंट जो सिक्योरिटी फ्लॉज हैं और जो ऐसे फजूल आपकी कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि हम सिक्योरिटी फ्लॉज को और लॉजी जो लॉजी कोडिंग प्रैक्टिसेस हैं, इनको हम किसी तरह अवॉइड कर सकें। तो जाहिर है इसके लिए फिर हम पूरा सेट ऑफ टूल्स भी यूज़ करते हैं और फिर डिफरेंट प्लगइन वगैरह इसमें हमें हेल्प करते हैं। जिस तरह जब कोडिंग करते हैं, तो आपको पता है कि समटाइम कुछ डेवलपर्स होते हैं, वो अच्छी कोडिंग करते हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस का ख्याल रखते हैं, कुछ नहीं रखते। तो हमारे पास ऐसे सेट ऑफ टूल्स हैं जो आपकी लिखे हुए कोड को एनालाइज करते हैं और वो बताते हैं कि क्या ये स्टैंडर्ड्स के मुताबिक लिखा गया है या नहीं लिखा गया। या इसी तरह सिक्योरिटी चेक्स भी उसमें लगाए जा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेप आता है या नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इज बिल्ड। तो जब आप कोड कर लेते हैं, तो वंस डेवलपर फिनिशेस देयर टास्क, दे कमिट द कोड टू शेयर्ड वन, जो शेयर्ड कोड रिपोजिटरी है। जिस तरह हमारे पास गिट हब है या गिट लैब है, ये ये अभी जहाँ हम अपना कोड लिख देते हैं, जहाँ अपनी कोड की को कमिट कर देते हैं। और क्योंकि सेंट्रल रिपोजिटरी पे रखने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत सारे लोग जो कि एक ही प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हैं, उन सब का कोड इंटीग्रेट भी हो सकता है, और फिर वहीं से वो सिंगल पॉइंट से बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम बिल्ड करते हैं, तो कोड को जब बिल्ड कर सकते हैं, तो क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से अगर बिल्ड करना हो, तो ये ज़्यादा सूटेबल है और ज़्यादा फायदेमंद है। तो अब इसके लिए, तो बिल्ड करने के लिए हमें बिल्ड टूल्स डिफरेंट यूज़ करने पड़ते हैं, जिसमें हमारे दो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जिसमें एक मेवन है और दूसरा ग्रेडल। ये बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे हैं टूल्स, हर लैंग्वेज के लिए डिफरेंट टूल्स हैं, लेकिन ये जो मेवन और ग्रेडल हैं, ये अक्सर जावा की जो एप्लीकेशन होती है उसको बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जाहिर है इनको बिल्ड इसलिए किया जाता है कि हम आर्टिफैक्ट्स वगैरह या पैकेज वगैरह बना सकें, ताकि वो किसी भी जगह, किसी सर्वर पे डिप्लॉयबल हो सके, या अगर हमने वैसे किसी के साथ शेयर करना है, तो हम शेयर कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फेज है, ये टेस्टिंग का है। तो टेस्टिंग फेज में जैसे ही आपकी बिल्ड रेडी हो जाती है, और उसको हम फिर किसी टेस्टिंग इन्वायरमेंट पे डिप्लॉय कर देते हैं। तो जैसे हमने इन्वायरमेंट्स पढ़े थे, डिप्लॉयमेंट इन्वायरमेंट, टेस्टिंग इन्वायरमेंट, स्टेजिंग और प्रोडक्शन। तो उनमें से जो टेस्टिंग इन्वायरमेंट है, उसके ऊपर हम अपनी जो बिल्ड होती है, जो जो बिल्ड कह लें या रिलीज कह लें, काइंड ऑफ रिलीज तो हम उसे नहीं कहेंगे, बल्कि बिल्ड कहेंगे, जो कि बिफोर टेस्टिंग होती है। तो हम वो टेस्टिंग सर्वर पर उसको डिप्लॉय कर देते हैं, और उस पर हम फिर डिफरेंट तरह के टेस्ट अप्लाई करते हैं। मसलन यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, सिक्योरिटी के टेस्ट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन के टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और इसी तरह परफॉर्मेंस टेस्टिंग वगैरह करते हैं।
कि आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस कैसी है। तो ये बहुत बहुत सी तरह के टेस्ट होते हैं जो कि आपकी जो क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है वो फिर परफॉर्म करती है, और वो इनको ऑटोमेट करना चाहती है ताकि जो आपका रिलीज प्रोसेस है ये फास्ट हो सके। फिर जो नेक्स्ट वाला वर्जन फेज है दैट इज रिलीज, कि जैसे ही आपने एप्लीकेशन को बिल्ड किया और टेस्ट कर लिया, तो टेस्टिंग के बाद क्योंकि अब एप्लीकेशन काफ़ी हद तक बेहतर हो चुकी है, बग फ्री हो चुकी है, तो बग फ्री जो सॉफ्टवेयर होता है फिर वो रिलीज के काबिल होता है, वो हम एंड यूजर्स को दे सकते हैं ताकि वो उस एप्लीकेशन को यूज करें। तो बिल्ड इज रेडी टू डिप्लॉय ऑन द स्टेजिंग और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो नॉर्मली तो हम जब रिलीज होती है तो इसे प्रोडक्शन लेवल पे ही, प्रोडक्शन लेवल इन्वायरमेंट पे ही इसको डिप्लॉय कर रहे होते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहें तो आप पहले इसको स्टेजिंग पे भी लेके जा सकते हैं और देन आप उसको प्रोडक्शन पे लेके जा सकते हैं, लेकिन इट इज़ द चॉइस ऑफ योर कंपनी या योर टीम कि जो जैसे जिस जो भी वो कल्चर फॉलो कर रही है कि हमें कौन सी चीज़ किस सर्वर पे पहले इसको या किस इन्वायरमेंट पे पहले इसको डिप्लॉय करना चाहिए। तो बिल्ड करने के बाद जो रिलीज है, रिलीज ने आपको हेल्प की कि आप लेट्स से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट पे इसको सेटअप कर दें। तो वंस बिल्ड पासिस ऑल टेस्ट, द ऑपरेशन टीम शेड्यूल द रिलीजेस और डिप्लॉय मल्टीपल रिलीजेस टू प्रोडक्शन डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनाइजेशन नीड। जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके मुताबिक आप अपनी एप्लीकेशन को या अपने रिलीजेस को प्रोडक्शन सर्वर पर रिलीज करते हैं। तो ये यहाँ तक जो स्टेप्स थे, ये तो डेव वाला पार्ट जो था आपके डेवऑप्स लाइफ साइकिल का, ये वो था। तो जैसे ही रिलीज का प्रोसेस कंप्लीट होता है तो रिलीज के बाद आप एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं, तो अब ऑपरेशन वाला काम शुरू हो जाता है। तो ऑपरेशन वाला क्या करेगा, वो सबसे पहले एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेगा, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज कोड की मदद से उसको यूज करते हुए सबसे पहले प्रोडक्शन इन्वायरमेंट को बिल्ड करेगा। ये जो इन्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिक रेडी हो जाए, देन रिलीजेस द बिल्ड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टूल्स। तो बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम इंशाल्लाह इस डेवऑप्स के वो कैम्प में आगे देखेंगे और यूज भी करेंगे कि किस तरह ये सारे प्रोसेसेस हम डिफरेंट टूल्स की मदद से परफॉर्म कर सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट फेज है दैट इज सेवंथ फेज, और वो है आपका ऑपरेट का। तो जैसे ही एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाती है तो डिप्लॉय करने के बाद फिर हमें चूंकि वो एप्लीकेशन डिप्लॉय होने के बाद एंड यूजर उसको यूज कर सकता है, फिर हमें बहुत सारे उस पे ऑपरेशंस, डिफरेंट ऑपरेशन के या ऑपरेट के डिफरेंट स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं, जिसमें आपकी हमें सर्वर की कॉन्फ़िगरेशंस का ख्याल रखना होता है, उसकी प्रोविजनिंग वगैरह का ख्याल रखना होता है ताकि हम स्केलेबिलिटी को मैनेज कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि डिप्लॉय तो आपने कर दी, उसके बाद लोड बढ़ गया तो फिर क्या करें, और इसी तरह लोड बढ़ा तो आप सर्वर इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर सर्वर इंक्रीज हो गए तो इसका मतलब आपने प्रोविजनिंग की है, तो सर्वर आपने प्रोविजन किए, और अगर लोड इंक्रीज होने पे वो प्रोविजन हुए हैं तो उसके बाद अगर लोड जब कम होगा तो फिर क्या होगा, फिर आप सर्वर को रिड्यूस भी करेंगे, कम भी करेंगे या नहीं करेंगे, तो फिर आपको डी प्रोविजन करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का जो ख्याल है वो हम ऑपरेट वाले फेज के अंदर करते हैं। आई होप आपको जो समझ आई होगी, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं भी हुआ तो ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये वाला काम जब हम प्रैक्टिकली कर रहे होंगे तो हमें उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि हाँ अ, ये चीज़ें या ये स्केलेबिलिटी के प्रॉब्लम्स हम मैनेज करना चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह आप इस टाइम कर रहे हैं। तो लास्ट फेज इज मॉनिटर। तो जब हम ऑपरेट वगैरह कर देते हैं तो फिर हम एप्लीकेशन जो है उसको मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटरिंग जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिस तरह हम जो कस्टमर का बिहेवियर है उसके डेटा को कलेक्ट करते हैं, फिर एप्लीकेशन की अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको कलेक्ट करते हैं, इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं। मसलन हम पूरे इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं, जो मॉनिटरिंग टीम है या मॉनिटरिंग का जो प्रोसेस है, तो एक्चुअली उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन इटसेल्फ एप्लीकेशन को भी मॉनिटर किया जाता है, वो उसके नीचे जो अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिसको हम सर्वर्स कहते हैं उनको भी मॉनिटर किया जाता है कि वो सर्वर्स तो किसी किस्म के प्रॉब्लम में नहीं आए हुए, या एप्लीकेशन इटसेल्फ तो कोई प्रॉब्लम नहीं जनरेट कर रही, या यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो बैड तो नहीं हो रहा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं, और इन सारी चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स हैं। तो इंशाल्लाह हम उनमें से बहुत सारे टूल्स जो हैं वो इस बोट कैम्प के अंदर उनको भी डिस्कस करेंगे और इस्तेमाल भी करेंगे, तो हम अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर भी करें, तो जिससे हमें ये आइडिया होगा कि ये जो पूरा एक साइकिल है जिसमें 8 फेजेस इन्वॉल्व हैं, तो इन 8 के 8 फेजेस में
जो डिफरेंट टूल्स हैं इनको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये ओवरऑल आपका पूरा यूँ कह लें कि एक डेवऑप्स का लाइफ साइकिल है। तो हमने आज ये देखा कि डेवऑप्स एक्चुअली क्या है, इसके कोर वैल्यूज कौन सी हैं, कोर कंपोनेंट्स कौन से हैं, और इसी तरह इसके जो लाइफ साइकिल है उसके अंदर कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व हैं और उसके अंदर क्या किया जाए। तो बाकी कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमारे रह गए हैं अभी। मेरे ख्याल में नेक्स्ट एक आधा जो सेशन है, बस उसके अंदर हम उनको वाइंड अप कर देंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा मंडे को सेशन इंशाल्लाह होगा, उसके अंदर हम 7 C's हैं हमारे डेवऑप्स के, बस उनको ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे, और देन विल मूव टूवर्ड्स प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ डेवऑप्स। तो फिर हम प्रैक्टिकली डेवऑप्स को स्टार्ट करेंगे, जो कि इसके टूल्स। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया था ना कि जो डेवऑप्स है वो तीन पिलर्स हैं डेवऑप्स के: कल्चर है, प्रोसेसेस हैं, और टूल्स हैं। तो कल्चर तो आप कंपनी में जाके ही एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि वो कल्चर हम इधर डेवलप नहीं कर सकते। वो कल्चर हमेशा कंपनीज के अंदर ही होगा, जिसमें टीम्स हैं, जिसमें लोग हैं, जिसमें प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें बहुत कुछ है। वो पूरा इन्वायरमेंट इन्वॉल्व होता है। तो कल्चर आप कंपनीज में देखेंगे, प्रोसेसेस भी बहुत सारे आप वहाँ देखेंगे, क्योंकि प्रोसेसेस कंपनीज डिफाइन करती हैं। तो यहाँ इस बूट कैंप्स के अंदर हम वो टूल्स देख रहे हैं। बस हमें इतना इस बूट कैंप का फायदा ये होगा कि इस बूट कैंप का फायदा हमें बस इतना होगा कि हाँ, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं हम उनका जिक्र कर लेंगे, और फिर हम उनके लिए जो यूज होने वाले डिफरेंट टूल्स हैं उनको यहाँ प्रैक्टिकली सीख रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारा ओवरऑल पूरे बूट कैंप की का मेन थीम है। तो बाकी इसकी वीडियोस जो है इंशाल्लाह इनको मैं अपलोड कर दूंगा चैनल पे। तो आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा।